गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंह आर्या, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट और बीए बीएड पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक का पहला अध्याय मनु की फोर्थ क्लास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मनु कौन था, मनुस्मृति, धर्म और दंड आदि का अध्ययन किया था। इसके अगले चरण में हम मनु का प्रमुख विचार के अंतर्गत मनु का सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मनु ने जो सिद्धांत दिया, प्रमुख सिद्धांत दिया, उसका नाम था राज्य का सप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंगों या 7 तत्वों का सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसे सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सप्तांग सिद्धांत का अर्थ हुआ सप्त प्लस अंग, 7 अंग या 7 प्रकृतियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार जो मनु ने राज्य के जो घटक थे, भाग थे, उसे इन शब्दों किस नाम से जाना? प्रकृति, या राज्य की प्रकृति या राज्य की 7 प्रकृतियां। तो मनु ने राज्य की 7 प्रकृतियां या सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें से पहली प्रकृति है स्वामी, जिसे अन्य पर्याय, जिसे राजा भी कहा जाता है, किंग भी कहा जाता है, लॉर्ड भी कहा जाता है, अन्य अनेक किताबों में अलग अलग नामों से जाना गया है। तो मनु का जो पहला सप्तांग सिद्धांत, मनु के सप्तांग सिद्धांत में जो पहली प्रकृति है वो क्या है? राजा। तो राजा के बारे में मनु ने लिखा है, मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय ये है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। तो मतलब राज्य में किसको सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है? राजा को। राजा के लिए जो मनु ने शब्द प्रयोग किया वो क्या किया? स्वामी। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर राजा नहीं होगा तो राज्य किस काम का, है ना? तो राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। अगर जो राजा है, जो राज्य का संचालन कर रहा है, उसके पास प्रशासनिक क्षमता, एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी भी होनी चाहिए, दायित्व मतलब कर्तव्य, है ना, अपने क्या राजा के क्या कर्तव्य हैं उसके प्रति अटूट निष्ठा, मतलब वो अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से कर सकें। समस्त नैतिक गुणों से युक्त, मतलब उसमें सभी नैतिक गुण भी होने चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी, दंड का प्रयोग, है ना, इस प्रकार जो सभी नैतिक गुण हैं, बहादुरी, साहस, वो सभी नैतिक गुण राजा में होने चाहिए। बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता, बिना राज्य के की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट जो है दूसरा चरण, दूसरा भाग या दूसरी प्रकृति जो मनु ने बताई, 7 प्रकृतियों में दूसरी प्रकृति बताई है, वह है मंत्री। मंत्री को अलग अलग किताबों में अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे इसमें मंत्री कहा है, मंत्री को क्या कहा जाता है? दूसरे शब्दों में अमात्य। क्या कहा जा सकता है? अमात्य। तो अपन जैसे जो अगला चैप्टर है आपके कौटिल्य में मंत्री को ही अमात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? अमात्य कहें चाहे मंत्री कहें, एक ही बात है। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता। राजा अकेला क्या करेगा जब उसके मंत्री नहीं होंगे? मंत्री भी कुशल होने चाहिए, है ना, बुद्धिमान होने चाहिए, साहसी होने चाहिए। तो मतलब मंत्रियों के में भी गुण होने चाहिए और राजा में भी होने चाहिए, जब जाके एक सफल राज्य का संचालन किया जा सकता है। तो मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता।
अतः राज्य के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य का कार्य किया जाना चाहिए। तो अपने जो मंत्रिमंडल है उसमें राजा को सुयोग्य मंत्री रखने चाहिए, जो उस कार्य में दक्ष हो, कार्य करने में जो जिसे जिन्हें जो कार्य सौंपा गया है वो कार्य करने में निपुण हो। तो राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य का कार्य किया जाना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यता का पर्याप्त विस्तार से उल्लेख किया है। मनु ने राजा के साथ साथ मंत्रियों में क्या योग्यता होनी चाहिए, उन्हें किस तरह का कार्यभार दिया जाना चाहिए आदि आवश्यक गुण जो उस मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के लिए आवश्यक हो तो उस योग्यता के जो योग्यता है तो उन्होंने मनुस्मृति में भी इस के बारे में विस्तृत चर्चा की है। तीसरा जो आता है सप्तांग सिद्धांत में, तीसरी प्रकृति या तीसरा अंग जो किस नाम से जाना जाता है, पूर्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर्ट। क्या बोलते हैं? FORT, फोर्ट। फोर्ट का अर्थ होता है किला। किला कहें, चाहे परकोटा कहें, चाहे राजधानी कहें, चाहे पुर कहें। क्या है? पुर, किला, परकोटा या राजधानी। ठीक है, इंग्लिश वर्जन है फोर्ट, है ना। ये चारों पर्याय शब्द हैं। पुर इंग्लिश में फोर्ट, किला, परकोटा या राजधानी, एक ही बात है सभी चीज। मनु का मत है कि पुर पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए। मनु ही कहता है कि राजा जहाँ निवास कर रहा है या रह रहा है, उसकी प्रजा जहाँ रह रही है, उसका जो किला है वो सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा व भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ उसका किला है उसमें रक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो अन्य राष्ट्र, अन्य राज्य या अन्य राजा उस पर आक्रमण कर सकता है। और उसमें रक्षा के साथ साथ क्या होना चाहिए, उस किले में पूरी भरण पोषण की सामग्री, मतलब खाने पीने की सामग्री की प्रमुख समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बताई है। पुर मतलब किले की कई श्रेणियां बताई है, जिनमें प्रमुख जो किले होते हैं, किस प्रकार के किले होते हैं। धानवंत दुर्ग, है ना, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गृह दुर्ग। धानवंत दुर्ग मतलब रेगिस्तान में जो दुर्ग होता है, जंगलों में जो दुर्ग होता है, पहाड़ों के ऊपर जो दुर्ग होते हैं, मनुष्य जहाँ रहते हैं मनुष्य दुर्ग होते हैं। वृक्षों के बीच जो किले बनाए जाते हैं वृक्ष दुर्ग है ना। तो इस तरह से जल के चारों ओर जो दुर्ग बनाए जाते हैं, तो अलग अलग टाइप के उन्होंने दुर्ग या किले बताए हैं। तो मनु के अंदर जो तीसरी प्रकृति थी वो क्या था? किला। मनु ने जो राज्य की चौथी प्रकृति बताई है वो है राज्य। बिना राज्य के राजा क्या करेगा? बिना मंत्रियों के राजा, मतलब एक दूसरे से परोक्ष रूप से सभी चीज़ें जुड़ी हुई है। जब राज्य नहीं होगा तो राज्य का संचालन कहाँ से करेगा? तो राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ राज्य शब्द का आशय राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। राज्य का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने पूर्व की कक्षा मतलब 12वीं कक्षा के अंदर पढ़ा होगा, राज्य के अंग, है ना, पढ़ा था। राज्य के अंग क्या होते हैं? निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, है ना, सरकार और संप्रभुता। ये क्या है? राज्य के अंग, है ना। राज्य के अंग पढ़े हुए अपने 12वीं कक्षा में कि राज्य के अंग क्या होते हैं। 4 अंग होते हैं राज्य के। निश्चित भूभाग मतलब निश्चित भूभाग होना चाहिए। जैसे राजस्थान एक राज्य है तो राज्य का इसका भूभाग है ना। और निश्चित भूभाग के साथ साथ निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। जो राजस्थान की निश्चित जनसंख्या है, हर राज्य की अलग निश्चित जनसंख्या है। निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या और उसमें सरकार भी होनी चाहिए, जिसे अपन राजस्थान सरकार है ना। तो निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, सरकार और चौथा उनमें होता है संप्रभुता। ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। तो इस प्रकार मनु ने जो प्रयोग राज्य शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ क्या होता है? राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता। अपन अगले जो चैप्टर में पढ़ेंगे कौटिल्य, है ना, कौटिल्य चाणक्य।
तो उसके बारे में जो कौटिल्य ने राज्य शब्द का जो नाम दिया है उसको क्या नाम दिया है, जनपद नाम दिया है। क्या नाम दिया है, जनपद। बाकी सेम वो को ये उसने राज्य कहा है और कौटिल्य ने जनपद कहा है, इन्हें ध्यान रखना थोड़ा। राज्य की पांचवी प्रकृति या राज्य का पांचवा अंग कौन सा है, कोश। कौन सा अंग है, कोश। मनु के अनुसार कोश राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है। क्या कहा है मनु ने, कोश राज्य का न केवल अनिवार्य वरन महत्वपूर्ण अंग है। जब राज्य है, राजा है, मंत्रिमंडल है, किला है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अगर कोश धन नहीं है, पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है ना, मनी नहीं है, तो बिना पैसे के कुछ नहीं होता। वो कहाँ से क्या चीज़ें अपनी आर्थिक और दैनिक ज़रूरत, दैनिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगा। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की। धन हो, पैसा हो, मनी हो, उसे किस नाम से जाना जाता है, कोश। कोश का मतलब खजाना, है ना। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण के विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। मतलब क्या कह रहा है मनु कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश, मतलब राजा के पास पर्याप्त मात्रा में या समुचित मात्रा में अगर खजाना है, पैसा, रुपये पैसा है, तो वे प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण मतलब उसको कैसे प्रजा को कैसे सेवा दी जाए, प्रजा की कैसे सेवा की जाए, तो उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने की दायित्व मतलब उस राजा के कर्तव्यों की पूर्ति कर सकता है। मतलब जब राजा के पास पैसा ही नहीं होगा तो राजा समाज में या राज्य में कैसे अपनी प्रजा का कल्याण कर सकेगा। तो इसलिए मतलब मनु कह रहा है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश या धन या खजाना होना चाहिए। ये राजा की सप्तांग सिद्धांत में पांचवी प्रकृति क्या थी, कोश। अब नेक्स्ट जो प्रकृति है छठी, सप्तांग सिद्धांत में छठी प्रकृति है, उसका नाम है दंड। यहाँ दंड का मतलब सजा देने से नहीं है, विशेष से ध्यान रखना। यहाँ पर दंड का मतलब है सेना से। क्या है, सेना। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। किससे है, सेना। यहाँ पे ने बताया आपको कि दंड का मतलब यहाँ पे सजा देने से नहीं है, दंड का मतलब है राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति कौन सी है, सेना। वहाँ सेना से। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। मनु ने राज्य में अनेक प्रकार की सेना रखी है और उस सेना के अलग अलग प्रकार बताए हैं। ये अंग है हस्ती सेना। हस्ती सेना मतलब क्या होता है, हाथी की सेना। हस्ती सेना मतलब हाथी की सेना। दूसरा है रथ सेना, मतलब जो घोड़ों के द्वारा, रथों पर घोड़े से भी हो सकता है, हाथी से भी हो सकता है, रथ सेना, ठीक है। तीसरा है अश्व सेना। अश्व सेना किसे कहते हैं, अश्व किसे बोलते हैं, घोड़े को। अश्व सेना मतलब घोड़ों की सेना। और नेक्स्ट है जल सेना। जल सेना मतलब जल में नाव के द्वारा या जलयान के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस सेना को ले जाया जाए तो उस सेना के नाम से जानेंगे, जल सेना। और लास्ट में पदाती या पैदल सेना, मतलब जो सिपाही या जो सेना पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए उसे क्या बोलते हैं, पदाती सेना। जहाँ दुर्गम पहाड़ियाँ हो वहाँ पर ना तो रथ जा पाएगा, ना घोड़ा जा पाएगा, ना हाथी जा पाएगा। ऐसी स्थिति में वहाँ पर कौन सी सेना का प्रयोग करते हैं, पदाती। पदाती मतलब पैदल सेना का। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे। तो मनु क्या कह रहा है कि राजा की जितनी भी सेना है, जिसमें हाथी सेना, हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व या घोड़ी सेना, घोड़ों की सेना, जल सेना, पदाती सेना, जितने भी अंग हैं उसको सुदृढ़, या मतलब सुदृढ़ का मतलब उसे राजा मजबूत करके राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करें। और इसके साथ लास्ट जो भाग अंग है या लास्ट जो प्रकृति है सप्तांग सिद्धांतों की, वो कौन सी है, मित्र। कौन सी है, मित्र।
मित्र का आशय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, मतलब एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ मित्रतापूर्वक संबंध, है ना। एक राष्ट्र से दूसरे साथ मित्रता, राज्य के राजा की मित्रता किससे होगी? अन्य राज्यों से। अन्य राज्य मतलब एक राज्य राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र या एक राज्य से दूसरे राष्ट्रों के बीच जो संबंध होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मित्रता के नाम से। राजा की मित्रता उन्हीं के बराबर के लोगों से होगी, है ना। संबंध। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। मैत्रीपूर्ण मतलब मित्रतापूर्वक संबंध होने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और राजा का साथ दे सके और राज्य के उपयुक्त अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण नितांत स्पष्ट है। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति में ही अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए, अर्थात राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग स्वामी राजा है और महत्व के क्रम में दूसरा स्थान मंत्री को प्राप्त है। आशय स्पष्ट है कि राजा के द्वारा मंत्री या मंत्रीगण की सहायता से कार्य किया जाना चाहिए। अब इसमें ये क्या कह रहा है? मित्रता एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजा की दूसरे राजा से या एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से या एक राज्य की दूसरे राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैत्रीपूर्ण संबंध को ही मित्रता कहा गया है इसमें। और जो राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? स्वयं राजा, और दूसरा उसका मंत्रिमंडल या मंत्री, है ना, अमात्य कहते हैं जिसे। तो राजा और मंत्री दोनों ही एक दूसरे का सहयोग करते हुए राज्य की जो नीति है उसका संचालन करें। अब हम आगे बढ़िए, हो गया राजा का सप्तांग सिद्धांत, और अब हम पढ़ेंगे कि राज्य की उत्पत्ति। अब हम ये राज्य तो हो गया, अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य कैसे बना, है ना। तो इसके लिए क्या है? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, है ना। तो इसके अंदर पढ़ते अपन मनु स्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। कौन से अध्याय में? मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। कौन से अध्याय में वर्णन किया गया है? 7वें अध्याय में। इसके अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी। इसके अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी। उस समय ने कोई राज्य था, ने राजा। उस समय ने कोई राज्य था, ने कोई राजा, और इनके अभाव में दंड व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं था। पुराने समय में, जब प्राचीन समय था, जब प्राचीन काल में लोग जंगलों में रहते थे, कोई राज्य नाम की व्यवस्था नहीं थी, है ना, कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी, सभी लोग स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, घूमते थे, है ना। तो उस समय की जो प्रारंभिक व्यवस्था थी बड़ी दयनीय सोचनी थी। उस समय ना तो कोई राज्य था ना राज्य था, ठीक है ना। फिर बाद में राज्य और दंड व्यवस्था के अभाव में मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियों को खुलकर खेलने का अवसर मिला। जब अब ना तो कोई राज्य थी ना प्रजा थी, तो वहाँ पर लोग अपराधी प्रवृत्ति के ज़्यादा, मतलब, और उनमें गलत प्रवृत्तियों का ज़्यादा, आसुरी प्रवृत्ति बोलते हैं उसे, का ज़्यादा बोलबाला था, जिनके परिणाम स्वरूप अराजकता का अखंड साम्राज्य था। मतलब वहाँ पर अराजकता का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई राज्य नहीं होना, किसी भी प्रकार के अपराध पर रोकना लगा ही हो, है ना। तो इस तरह के जो माहौल होते हैं उसे क्या कहते हैं? अराजकता का माहौल, है ना। चारों ओर भय का वातावरण था और सभी लोग दुखी अवस्था में थे। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों के पालन करने की स्थिति में नहीं था। कोई भी व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन नहीं करता था और अपने में
ही व्यस्त था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राज्यपति राजा की व्यवस्था की। तो क्या हुआ, इस समय धीरे धीरे उनमें से ही लोगों ने, राजा प्रजा लोग थे, उनमें से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को राजा का स्थान दिया गया। राजा नाम का जो पद था उसकी व्यवस्था की गई। इस प्रकार मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर किसका उल्लेख किया है? राजा का उत्पत्ति, कि राजा की उत्पत्ति है, राजा के गुण क्या होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आगे कि राजा जो है, राजा की उत्पत्ति हुई तो राजा किसमें से बना? उन्हीं समुदाय या उन्हीं समाज के, उन्हीं व्यक्तियों के लोग समूह में से। अब राजा किसे बनाया जाए? ये भी प्रश्न उठता है कि राजा, राज्य तो हो गया, राजा भी हो गया, अब राजा बनाए तो किसे बनाए? तो राजा बनाने के लिए राजा के आवश्यक गुण होना जरूरी है। तो राजा के आवश्यक गुणों में से राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा। क्या होता है? राजा की मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना तथा कल्याण करना होता है। प्रजारंजन, जिसे प्रजारक्षण और प्रजारंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजारक्षण और प्रजारंजन। तो जिसमें राजा प्रजा की रक्षा करे और राज्य का कल्याण करे या प्रजा का कल्याण करे। अतः इन कार्यों के भली भांति संपादन के लिए राजा में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। राजा को विद्वान क्या होना चाहिए? राजा में जो गुण होने चाहिए, पहला क्या होना चाहिए? विद्वान। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को वश में करने वाला या इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है। तीसरा न्यायी, मतलब राजा को न्यायी होना चाहिए, जस्टिस। विनीत, हम्बल, है ना? क्या होना चाहिए राजा को? विनीत, नम्र स्वभाव का होना चाहिए और लोकप्रिय होना चाहिए। राजा के प्रमुख विचार जो गुण हैं, राजा जो समाज में से जो लोग बने, राजा बनने के पक्ष थे कि राजा किसे बनाया जाए, तो राजा में ये गुण होंगे तो उसे राजा बनाया जाएगा। तो राजा का प्रमुख गुण क्या था? विद्वान, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, न्यायी मतलब न्याय करने वाला हो, विनीत मतलब नम्र स्वभाव का हो और लोकप्रिय होना चाहिए। इससे विद्वानों से जो तीनों वेदों का ज्ञाता था। उस समय जो 3 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद नया है, तो 3 वेदों का ज्ञाता हो, तीनों सनातन विद्याओं, दंड, नीति, तर्क विद्या, तर्क तथा विद्या तथा ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो राजा को उनके बाद में क्या क्या होना चाहिए? दंड नीति, तर्क विद्या तथा ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धीरे धीरे ये ज्ञान भी राजा को प्राप्त करना चाहिए, जिससे राजा अपने राष्ट्र को और स्वयं को मजबूत या शक्तिशाली बना सकता है। तथा उसे व्यवहारिक व्यक्तियों से वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन प्राप्ति की विद्या सीखनी चाहिए। वाणिज्य मतलब व्यापार, व्यवसाय करना, है ना? तथा धन प्राप्ति की विद्या सीखनी चाहिए, मतलब किस प्रकार राज्य में कोष को या खजाने को भरा जाए या उसके राजस्व को कैसे बढ़ा जाए। तो उस प्रकार राजा को अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन प्राप्ति की विद्या सीखनी चाहिए। नेक्स्ट, राजा का जितेंद्रिय होना आवश्यक है। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को वश में करने वाला या इंद्रियों को जीतने वाला, अर्थात उसे इंद्रियों को अपने वश में करने वाला होना चाहिए, ताकि वह अधर्म से हटकर धर्म के अनुकूल आचरण कर सके। जो राजा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपनी प्रजा को वश में रखने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। जितेंद्रिय होने के लिए राजा को योगाभ्यास करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? जितेंद्रिय होने के लिए राजा को योग, है ना, एक्सरसाइज, जिसे एक्सरसाइज बोला कहा जाता है, योगाभ्यास करते रहना चाहिए। और काम वासना से उत्पन्न 10 और क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसनों से, दुष्ट व्यसन, व्यसन मतलब बुराइयां, क्रोध से उत्पन्न 8 काम वासना से उत्पन्न 10 और क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसनों से बचना चाहिए। अब काम वासना से उत्पन्न व्यसन
मतलब जो काम वासना से उत्पन्न जो व्यस्त है, अपने कार्य में व्यस्त मतलब बुराइयाँ, वो क्या क्या 10 है। पहली, मृग्या खेलना, मतलब मृग्या मतलब राजा शिकार पे जाता था, हिरन पकड़ता था, उसे क्या बोलते थे, मृग्या। चौपड़ मतलब ताश खेलना है ना, जुआ खेलना। चौपड़ पासा जो होते थे पहले, एक जगह बैठकर एक हथाई करके बैठना और उस पर वहाँ पर चौपड़ खेलना, जुआ खेलना। दिन में सोना, काम कथा पर निंदा करना मतलब दूसरों की बुराई करना। स्त्रियों के अतिसंग मतलब स्त्रियों का अत्यधिक साथ करना। मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन, मादक द्रव्य पदार्थ का मतलब अर्थ होता है बीड़ी, गुटखा, शराब, है ना, मादक पदार्थ का सेवन करना। गाना बजाना, नाचना, नाच कराना और नाच को सुनने, गाने को सुनने और देखने के लिए अत्यधिक आसक्त मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शौक रखना इसका, मतलब गाना बजाने का शौक रखना। जो राजा इनमें इस बुराइयों में लिप्त रहेगा वो अपने राज्य का विनाश बहुत जल्द कर देगा। वृथा में इधर उधर घूमना, मतलब वृथा मतलब बेकार में, बेकार में इधर उधर घूमना, फालतू बिना काम के। अगर राजा इस तरह से घूमता है तो अपनी छवि को खराब करता है, तो इधर राजा को इधर उधर घूमने से बचना चाहिए। इसी प्रकार क्रोध से, ये तो थे किसे, काम वासना से उत्पन्न 10 व्यसन, 10 बुराइयां। और इसके साथ साथ अब हम पढ़ेंगे कि क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसन। अब क्रोध से उत्पन्न कितने व्यसन है, व्यसन मतलब क्रोध से क्या क्या उत्पन्न होता है, 8 बुराइयां, वो देख लिए। चुगली करना, बलात्कार से किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार करना, द्रोह, ईर्ष्या, असहिष्णुता, बुरे कामों में धन को अन्यायपूर्ण खर्च करना, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध विशेष दंड देना। ये क्या है, क्रोध से उत्पन्न 8 बुराइयां। क्या है, क्रोध से उत्पन्न 8 बुराइयां, जिसे राजा को करने से बचना चाहिए। इसके साथ जो राजा काम वासना से उत्पन्न व्यसनों में फंस जाता है, वे धन धान्य तथा धर्म से रहित हो जाता है। और जो क्रोध से उत्पन्न बुरे व्यसनों में फंसता है, वे प्रकृति के प्रकोप के कारण शरीर से भी वंचित हो जाता है। मनु राजा को इन व्यसनों से सचेत करने के लिए लिखते हैं, व्यसन तथा मृत्यु दोनों ही कष्टकारक हैं। क्या है, व्यसन तथा मृत्यु दोनों ही कष्टकारक हैं, किंतु मृत्यु की अपेक्षा व्यसन अधिक कष्टकारक है। किंतु मृत्यु से की अपेक्षा व्यसन अधिक कष्टकारक है। व्यसन मतलब बुराइयाँ, जिनमें इस तरह की बुराइयाँ, चुगली करना, बलात्कार, असहिष्णुता, बुरे काम में कठोर वचन, ये चीज़ें क्या है, बुराई हैं। तो इनसे ये एक मृत्यु में आदमी मर जाता है, लेकिन व्यसन में अगर आदमी फंस जाता है, अगर आपने किसी को देखा होगा जो बीड़ी लत बोलते हैं अपनी भाषा में, कि लत में लग जाता है, जिसे बीड़ी पीना है, जिसे शराब पीना है या जिसे गुटखा खाना है, अगर उन्हें नहीं मिलता एक समय 2 समय तक, तो वो किस तरह से अपने आप को करते हैं। मतलब ये जो प्रवृत्ति है, गंदी प्रवृत्ति, उसे कैसे रोका जाए, मतलब ये कैसे, अगर ये चीज़ें नहीं राजा में होगी तो वो राजा अपने राज्य को नष्ट कर देगा। क्योंकि मरा हुआ व्यसनी पुरुष नरक में जाता है। क्योंकि जो अगर इस तरह का राजा है, इस तरह की जो गंदी आदतें हैं, उसका अगर इस तरह का कोई राजा है तो वह क्या होता है, नरक में जाता है। और मरने पर व्यसन रहित पुरुष स्वर्ग को जाता है। अगर राजा अच्छा है, उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है, राजा विद्वान है, बुद्धिमान है ना, तो वह राजा कहाँ जाता है, स्वर्ग को जाता है। इसलिए विद्वान राजा को चाहिए कि वह इन व्यसनों पर सावधानी से विजय प्राप्त करें। थैंक यू।